हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरएस लर्निंग। आज हम बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। क्या है सर्कुलेटरी सिस्टम? बेसिकली ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम का ही पार्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसमें देखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स में। तो बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या होता है सर्कुलेटरी सिस्टम? एक ऑर्गन सिस्टम है जो कि जिसके अंदर क्या है कि ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, साथ में न्यूट्रिएंट्स, वाटर, ऑक्सीजन बॉडी के अंदर वो भी ट्रांसपोर्ट होते हैं। और साथ में क्या है कि बेस्ट मटेरियल है, जैसे कि बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, उसका भी रिमूवल होता है। तो वो सारी चीज़ किसके अंदर होती हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर होते हैं। अब देखिएगा कि सर्कुलेटरी सिस्टम मेनली 3 पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है। एक तो ब्लड, और सेकंड वन ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। तो 3 पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है। या बोल सकते हैं आपकी ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन द ह्यूमन बीइंग कंसिस्ट ऑफ द ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। तो 3 पार्ट से मैन सर्कुलेटरी सिस्टम, या आप बोल सकते हो ट्रांसपोर्ट सिस्टम के 3 पार्ट्स हैं, 3 पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है। तो एक एक करके इन चीज़ों को समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्लड की। तो देखिएगा ब्लड क्या है। ब्लड एक आपका कनेक्टिंग टिश्यू है। क्या है? एक कनेक्टिंग टिश्यू। ब्लड इज द फ्लूइड कनेक्टिंग टिश्यू, ये आपका कनेक्टिंग टिश्यू होता है। साथ में अगर नॉर्मल ह्यूमन की बात करेंगे तो 4 से 6 लीटर तक ब्लड प्रेजेंट रहता है। और अगर बात करते हैं कि ब्लड मेनली 2 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ होता है, एक तो प्लाज्मा और दूसरा आपका ब्लड ब्लड सेल्स, या ब्लड सेल्स को आप कार्प्यूस्कल भी बोला जाता है। कार्प्यूस्कल इसका नाम भी याद रखिएगा। तो प्लाज्मा एंड ब्लड सेल। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्लाज्मा होता क्या। प्लाज्मा ब्लड का लिक्विड पार्ट है। क्या है? एक लिक्विड पार्ट होता है, मोस्टली 55% तक रहता है ब्लड के अंदर। तो लिक्विड पार्ट है। इसके कलर की बात करते हैं तो येलो कलर में रहता है, और इसके अंदर डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स या बेस्ट प्रोडक्ट और साथ में कुछ केमिकल्स भी प्रेजेंट रहते हैं। तो ये सारी चीजें हैं प्लाज्मा के बारे में। अब देखिएगा कि ह्यूमन बींग्स के अंदर जो ब्लड सेल्स है, अगर बात करते हैं, अब नेक्स्ट जो पार्ट है ब्लड सेल। तो ब्लड सेल्स प्रेजेंट रहती हैं। मेनली 3 टाइप्स की जो ब्लड सेल्स हैं वो प्रेजेंट रहती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड ब्लड प्लेटलेट्स। आरबीसी को बोला जाता है इरिथ्रोसाइड, और डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइड, और ब्लड प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स। तो इनके दोनों नाम आपको याद रखना है। ये प्लाज्मा के अंदर सस्पेंडेड रहते हैं, है ना। तीनों के तीनों सेल्स सस्पेंडेड रहते हैं इन द प्लाज्मा। तो आपको तीनों नाम याद रखना है, इरिथ्रोसाइड, ल्यूकोसाइड, थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है। तो इसके बाद देखिएगा ये जो फिगर है, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा टाइप ऑफ द ब्लड सेल्स। तो देखिएगा टाइप ऑफ ब्लड सेल्स क्या है। डब्ल्यूबीसी या व्हाइट ब्लड सेल्स, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स एंड ब्लड प्लेटलेट्स। तो जो व्हाइट ब्लड सेल्स है, डब्ल्यूबीसी है या ल्यूकोसाइट्स है, इसके और भी पार्ट्स हैं। इनको भी आप नाम ही इंपॉर्टेंट है, आप नाम इनके याद कर लीजिएगा। और बाकी इनके बारे में कोई अभी जो डीपली पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसके नाम याद रखिएगा। तो क्या है? न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल, एसिनोफिल, मोनोसाइट एंड इसके बाद लिम्फोसाइट्स। तो ये सारे नाम्स हैं वाइट ब्लड सेल्स के। इसके टाइप्स हैं, इनको भी याद रखिएगा। साथ में जो मेनली 3 हैं इनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो एक एक करके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में समझते हैं। देखिएगा सबसे पहले बात करते हैं आरबीसी, इरिथ्रोसाइट। तो देखिए क्या होता है इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट जैसे कि आपका ब्लड है, ब्लड का जो कलर होता है किसकी वजह से रहता है? ड्यू टू इरिथ्रोसाइट की वजह से, आरबीसी की वजह से। ये प्लाज्मा में प्रेजेंट रहता है। अब इसमें देखिएगा कि जो सेल्स होती हैं, जो इरिथ्रोसाइट्स की जो सेल्स हैं काफ़ी डिफरेंट होती हैं एज कम्पेयर टू बॉडी के अंदर बहुत सारी सेल्स होती हैं, उसके कंपेयर में ये डिफरेंट रहती हैं। किस वजह से? क्योंकि जो मैच्योर कंडीशन में ब्लड आरबीसी रहती हैं, उसके अंदर कोई भी न्यूक्लियस नहीं रहता है। जब मैच्योर कंडीशन में पहुंच जाती है तभी भी कोई भी न्यूक्लियस नहीं रहता है। इस वजह से ये डिफरेंट रहती हैं। अब इसके साथ साथ इसके अंदर प्रोटीन भी होता है। जो प्रोटीन्स रहता है, प्रोटीन्स आयरन को कंटेन करता है, उसको बोला जाता है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन्स का आपने नाम पहले सुना होगा, जो कि आपने शायद पहले ऐसे सुना होगा कि जो ब्लड है, ब्लड रेड होता है किसकी वजह से? ड्यू टू हीमोग्लोबिन की वजह से। तो ये प्रोटीन्स हैं जिसमें कि आयरन कंटेन करते हैं, इस वजह से इसको बोला जाता है हीमोग्लोबिन। क्लियर है? ये है हीमोग्लोबिन। अब बात करते हैं कि ये जो इरिथ्रोसाइट्स है हेल्प करता है किस चीज़ में? कि ऑक्सीजन है, डिफरेंट डिफरेंट बॉडी के जो पार्ट है वहाँ तक ऑक्सीजन पहुँच जाए। तो हीमोग्लोबिन्स क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और एक कंपाउंड फॉर्म करता है। ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके एक कंपाउंड फॉर्म करता है जिसको बोला जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोला जाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये रिवर्सिबल रिएक्शंस होती है। रिएक्शन क्या है? रिवर्सिबल है। जैसे कि ब्लड, हमारा जो ब्लड है, ब्लड जब सेल या फिर टिश्यू तक पहुंचता है
तो क्या है कि जो सेल्स हैं, जो टिश्यू हैं, उनको ऑक्सीजन की नीड है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो वहाँ पर क्या है कि जब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन पहुँचता है तो वहाँ पर क्या है कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन से इस वजह से ये फर्दर चेंज हो जाता है किसमें, हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन में। तो जिस टिश्यू को, जिस सेल को इसकी रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की, वो वहाँ तक पहुँच जाता है, तो ऑक्सीजन मिल जाता है। इस ऑक्सीजन की हेल्प से जो सेल्स हैं वो रेस्पिरेशन अपना करना स्टार्ट कर देते हैं। क्लियर है। तो अब इसके बाद क्या, हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन फिर इसके बाद फ्री हो जाता है, फिर से ऑक्सीजन लेके आता है, यही रिएक्शंस फिर से करता है। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली होती रहती है। तो ये तो था इरिथ्रोसाइट के बारे में, आरबीसी के बारे में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक दो बार देखिएगा, समझिएगा। अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो बार बार देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद बात करते हैं ल्यूकोसाइट। तो ल्यूकोसाइट्स की बात करते हैं। ये अगर नंबर की बात करते हैं तो आरबीसी से बहुत ज़्यादा सेल्स रहती हैं, आरबीसी से ज़्यादा रहती हैं। और इनके अंदर जो, अगर बात करते हैं हीमोग्लोबिन की, तो हीमोग्लोबिन इसके अंदर नहीं रहता है, ल्यूकोसाइट के अंदर। न्यूक्लियस की बात करते हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। अब बात करते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स प्ले ए वाइटल रोल इन द प्रोटेक्टिंग अवर बॉडी। जो हमारी बॉडी है उसको प्रोटेक्ट करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि जो बाहरी जो फॉरेन बॉडीज हैं जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस है, उनसे हमारी बॉडी को बचाता है। ठीक है, उनकी जो इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन से बचाता है हमारी बॉडी को। कौन? व्हाइट ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट्स। तो ये सारी चीज़ें हैं ल्यूकोसाइट्स के बारे में। अब बात करते हैं थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट क्या होता है इसको भी देखिएगा। थ्रोम्बोसाइट क्या है? थ्रोम्बोसाइट्स का अगर नंबर की बात करें तो ये आरबीसी और डब्ल्यूबीसी से काफ़ी कम रहती हैं। ठीक है, काफ़ी कम रहते हैं। अब साथ में क्या है कि जो इसका मेन फंक्शन है, दीज सेल्स प्ले वाइटल रोल इन द क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड इन केस ऑफ द ब्लीडिंग फ्रॉम फॉर्म ए बाउंड। तो क्या है, जैसे कि कहीं चोट वगैरह लग जाती है, आपने देखा होगा ब्लड फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, तो थोड़ी देर बाद आपने जैसे दबा लिया उसको, तो वहाँ पर क्या एक क्लॉट ब्लड जम जाता है ना। तो वो किसकी वजह से होता है? थ्रोम्बोसाइट की वजह से। तो अगर थ्रोम्बोसाइट अगर आपकी ब्लड में नहीं है तो क्या होगा? कंटिन्यूसली फ्लो होता रहेगा। और अगर ज़्यादा हो गया, मान लो थ्रोम्बोसाइट अगर ज़्यादा हो गया, तो अंदर ही क्लॉटिंग बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगी। तो इसलिए नॉर्मल रहना चाहिए, ना ज़्यादा रहना चाहिए ना कम रहना चाहिए, इसलिए थ्रोम्बोसाइट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें थी, ये ब्लड सेल्स के पार्ट्स थे। तो इनको आप क्लियर करिएगा, एक एक करके अच्छे से समझिएगा। अगर नहीं क्लियर है तो बार बार रिपीट करके देखिएगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं। अब देखिएगा फंक्शन ऑफ द ब्लड। ब्लड के फंक्शन की बात करते हैं तो फर्स्ट फंक्शन है क्या है कि जैसे कि हमारा फूड है, फूड को हमने खाया, ठीक है, फूड अंदर गया तो वो क्या है? डाइजेस्ट हुआ। डाइजेस्ट होने के बाद तो ईच जो सेल है उस तक पहुंचाने के लिए कौन काम करता है? ब्लड का जो मेन फंक्शन होता है जिससे कि वो ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, डाइजेस्ट होने के बाद जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह आती हैं, जो डाइजेस्ट हुआ न्यूट्रिएंट्स हैं, तो न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट होता है इन द बॉडी। सारी जो हमारी सेल हैं, ईच सेल तक ट्रांसपोर्ट होता है किसकी हेल्प से? ब्लड की हेल्प से। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स आफ्टर डाइजेशन वो क्या होती हैं? ट्रांसपोर्ट होती हैं विद द हेल्प ऑफ ब्लड। इसके बाद बात करते हैं कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है कि डिफरेंट डिफरेंट सेल तक ऑक्सीजन पहुंचना है, वो किसकी हेल्प से जाती है? ब्लड की हेल्प से। और कार्बन डाइऑक्साइड बैक आती है विद द हेल्प ऑफ ब्लड। ठीक है, सेल से कार्बन डाइऑक्साइड वापस आती है, वो लंग्स तक पहुंच जाती है। तो ये सारे जो ट्रांसपोर्ट के काम है कौन कर रहा है? ब्लड का फंक्शन है। और साथ में बेस्ट मटेरियल है, जैसे कि बेस्ट मटेरियल की बात करते हैं, बेस्ट फ्रॉम द ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी कैरिड बाय द ब्लड। ब्लड के थ्रू ये क्या होते हैं? ये कैरी किए जाते हैं। इसके बाद जो ऑर्गन्स हैं जहाँ पे रिमूव होना, जहाँ से रिमूव होते हैं वहाँ तक ये ले जाने का वर्क करता है। अब इसके बाद बात करते हैं कि केमिकल मैसेंजर्स, आपने नाम सुना होगा हार्मोन्स। तो हार्मोन्स ट्रांसपोर्ट होती हैं बाय द ब्लड की हेल्प से ही जो हार्मोन्स होती हैं, केमिकल मैसेंजर्स, जिसको नाम दिया गया है केमिकल मैसेंजर बोला जाता है। तो हार्मोन्स भी ट्रांसपोर्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्लड। और साथ में क्या है कि ये प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट द डिसीज कैरिंग जर्म्स। तो ये डिसीज कैरिंग जर्म से भी हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। बात करते हैं इट हेल्प टू मेंटेन द कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए ये रोल प्ले करता है। ठीक है, ये तो इसके थे फंक्शंस, काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, इनको आप देखिएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। देखिएगा क्या है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड ब्लड ग्रुप्स। अब बात करते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड ब्लड ग्रुप। तो देखिएगा क्या होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो समझ गया, एक से एक देखिएगा इसको। तो देखिएगा ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड ब्लड ग्रुप्स। कभी कभी क्या होता है यार, कभी मैं थोड़ा सा स्पीड में बोल जाता हूँ
तो कुछ माइनर मिस्टेक्स हो जाती हैं बोलने में भी, कुछ का कुछ बोल भी जाता हूँ कभी कभी। तो आप ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, इसको मैनेज किया करिए, क्योंकि स्पीड में भी बनाना पड़ता है जिससे कि ज़्यादा लेक्चर भी लंबा ना हो, है ना, वीडियो लंबा ना हो, आप लोगों को प्रॉब्लम भी ना हो, आप अच्छे से समझ सकें। तो ये सारी चीज़ें हैं। कुछ प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम भी हो जाती हैं, क्योंकि हर किसी की ये अ, ये होता है कि स्कूल्स पे भी डिपेंड करते हैं किस कहाँ पर आपने स्टडी किया है, तो वो सारी चीज़ें रहती हैं। तो उन चीज़ों को आप मैनेज किया करिए जो मिस्टेक्स वगैरह हैं, और बाकी फोकस किया करिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस चीज़ पे। और कोई भी डाउट है तो आप सॉरी, कोई भी डाउट्स है तो आप विदाउट हेजिटेशन आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड ब्लड ग्रुप्स के बारे में। तो जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है वो क्या होता है? क्या है कि जो ह्यूमन बींग्स है, कभी क्या होता है, पर्सन है, कोई पर्सन है, सीरियस इंजरी हो जाती है, सीरियस इंजरी हो जाती है, काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसकी वजह से जो ब्लड है काफ़ी लॉस हो जाता है, काफ़ी लॉस्ट हो जाता है। ये हैवी लॉस ऑफ ब्लड, ठीक है, काफ़ी लॉस्ट हो जाता है ब्लड। तो जो ब्लड लॉस्ट हुआ, अब उसको क्या है कि उसको रिप्लेस किया जाता है, उसको रिप्लेस किया जाता है विद द ब्लड ऑफ द अनदर पर्सन, दूसरे पर्सन से उसको रिप्लेस किया जाता है। तो ये जो प्रोसेस है, द प्रोसेस बाय विच ब्लड ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, ये जो प्रोसेस है जिसके थ्रू ब्लड को ट्रांसफर्ड किया जा रहा है एक पर्सन से दूसरे पर्सन से, उसको बोला जाता है ट्रांसफ्यूजन। क्या बोला जाता है? ट्रांसफ्यूजन। अब क्या है कि जो ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि किसी के अंदर ब्लड आपने इसको ट्रांसफर कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको ब्लड की जो कैरेक्टर है उनको पता होना चाहिए, क्योंकि हर पर्सन के अंदर जो ब्लड है उसके अलग अलग कैरेक्टर होंगे, डिफरेंट डिफरेंट पीपल्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ब्लड के कैरेक्टर्स होंगे। तो अब जो कैरेक्टर्स हैं उनको कैरेक्टर्स को क्लासिफाइड किया गया है, ग्रुप में क्लासिफाइड किया गया है। क्या है ग्रुप ए, है ना। तो ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी एंड ब्लड ग्रुप ओ। तो 4 टाइप्स में, 4 ब्लड ग्रुप में इसको क्लासिफाइड किया गया है। अब जो ब्लड ग्रुप हैं वो फॉर्म्ड हुए हैं ऑन द बेसिस ऑफ अब्सेंस एंड द प्रेजेंस ऑफ द सब्सटेंस। एक सब्सटेंस के प्रेजेंस से ये इनका जो ब्लड ग्रुप है वो फॉर्म्ड किया गया है, जो कि कहाँ प्रेजेंट रहता है? सरफेस ऑफ द रेड ब्लड सेल, आरबीसी के सरफेस पे प्रेजेंट रहता है, उसको बोला जाता है एंटीजन। तो एंटीजन की हेल्प से ही ब्लड ग्रुप को फॉर्म किया गया है। तो एंटीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। एंटीजन की हेल्प से ही ब्लड ग्रुप्स को फॉर्म किया गया, बनाया गया है। बात करते हैं जैसे कि ब्लड ग्रुप, अगर ए की बात करेंगे तो ब्लड ग्रुप ए के अंदर एंटीजन ए होता है, और बी की बात करेंगे ब्लड ग्रुप बी के अंदर एंटीजन बी रहता है। ए बी की बात करेंगे ब्लड ग्रुप ए बी के अंदर ना दोनों ही रहते हैं, है ना, ए एंटीजन एंड बी एंटीजन दोनों ही प्रेजेंट रहते हैं। अगर ओ की बात करेंगे तो कोई भी एंटीजन इसके अंदर प्रेजेंट नहीं रहता है, नाइदर एंटीजन ए नाइदर एंटीजन बी, कोई भी नाइदर एंटीजन ए नॉर एंटीजन बी, कोई भी एंटीजन इसके अंदर प्रेजेंट नहीं रहता है। अगर हम ओ की बात करेंगे, ब्लड ग्रुप ओ की बात करेंगे, इसको बोला जाता है यूनिवर्सल डोनर। मींस ये जो ब्लड ग्रुप है, जो ब्लड जिसके अंदर ब्लड ग्रुप ओ है, वो क्या कर सकता है? किसी को भी अपना ब्लड डोनेट कर सकता है, दे सकता है। बात करते हैं ए बी की। ब्लड ग्रुप अगर ए बी है तो इसको बोला जाता है यूनिवर्सल रिसिपिएंट, है ना। तो मतलब यूनिवर्सल रिसीवर भी बोल सकते हैं, यूनिवर्सल रिसिपिएंट भी बोल सकते हैं। मींस ये किसी से भी ब्लड को रिसीव कर सकता है, फ्रॉम एनी ब्लड ग्रुप, किसी से भी ये ब्लड को रिसीव कर सकता है। तो इन दोनों को आप याद रखिएगा, ए बी एंड ओ को यूनिवर्सल डोनर और ए बी को यूनिवर्सल रिसिपिएंट, ठीक है। तो ये सारी चीजें। अब इसके बाद देख सकते हैं कि एनोदर, अगर एंटीजन की बात करेंगे जिसको बोला जाता है आरएच फैक्टर। अब देखिएगा आरएच फैक्टर क्या होता है। आरएच फैक्टर ये भी जो ब्लड आरबीसी है उसके सरफेस पे प्रेजेंट रहता है। ये क्या रहता है? आरबीसी के सरफेस पे प्रेजेंट रहता है आरएच फैक्टर। मोस्टली अगर हम बात करेंगे 85% जो पीपल होते हैं उसके अंदर उसके ब्लड के अंदर आरएच फैक्टर प्रेजेंट रहता है, जिसे बोला जाता है, वो जो पीपल हैं, सच पीपल्स आर कॉल्ड आरएच पॉजिटिव। जिन पीपल्स के अंदर अगर आरएच फैक्टर प्रेजेंट है उसको बोला जाता है आरएच पॉजिटिव। अगर जिसके अंदर जो 15% बचे हुए जिनके अंदर नहीं प्रेजेंट रहता है, जो एंटीजन नहीं प्रेजेंट रहता है, उनको बोला जाता है आरएच नेगेटिव। तो जब भी आपको ब्लड ट्रांसफर करना है, ब्लड आपको ट्रांसफ्यूजन करना है ब्लड का, तो आपको क्या करना होगा? वहां पर आपको दोनों चीजें पता होनी चाहिए सॉरी, दोनों चीजें, जो आपका ब्लड ग्रुप है एंड आरएच फैक्टर, दोनों चीजें मैच करनी चाहिए, सेम करनी चाहिए। नहीं तो जो आरबीसी है वो क्लम्प हो जाएंगी। क्या हो जाएगी? क्लम्पिंग हो जाएगी उनके बीच में, और जो पर्सन है हो सकता है वो काफ़ी सीरियस हो जाए और उसकी डेथ भी हो सकती है। क्लियर है? तो आपको दोनों फैक्टर याद रखने हैं, दोनों एंटीजन जो आरएच फैक्टर है और
आपका आरएच फैक्टर के साथ साथ जो ब्लड ग्रुप है दोनों मैच करने चाहिए, तब जाके हम ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको आप एक दो बार और समझिएगा अगर आपकी नहीं क्लियर हुई हैं तो देखिएगा। चलिए अब बात करते हैं ब्लड वेसल्स की। ब्लड वेसल्स की बात करते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। मेनली 3 टाइप्स की होती हैं। ब्लड वेसल का काम क्या होता है? ब्लड को ले जाना, है ना, ब्लड को ले जाना या फिर ब्लड को वापस ले आना, कहाँ, हार्ट तक। तो ये सारी चीज़ें जो ब्लड वेसल्स होते हैं मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, आर्टरीज, बीन्स एंड कैपिलरीज। 3 होते हैं, आर्टरीज, बीन्स एंड कैपिलरीज। सॉरी क्या हो गया, सॉरी माफ कीजिएगा। हाँ देखिएगा 3 है, क्या है? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, बीन्स एंड कैपिलरीज। तो एक एक करके इनको देखिएगा कैसे समझते हैं। बात करते हैं सबसे पहले आर्टरीज। तो आर्टरीज क्या है? आर्टरीज का वर्क क्या होता है? देखिएगा, आर्टरीज क्या है? ब्लड को कैरी करती हैं फ्रॉम द हार्ट। हार्ट से ब्लड को लेके जाते हैं कहाँ तक? डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट तक हार्ट जो ब्लड है उसको लेके जाती हैं हार्ट से। किसका वर्क है? ये आर्टरीज का वर्क है। अब क्या है कि जो आर्टरीज होती हैं, थोड़ा ये इसकी जो वाल है, वाल कैसी रहती है? मस्कुलर एंड थिक रहती हैं। कैसी रहती हैं? इलास्टिक, हाईली इलास्टिक रहती हैं, और साथ में जो वाल हैं कैसी रहती हैं? थिक रहती हैं, मस्कुलर बार रहती हैं। अब अगर ब्लड की बात करते हैं, जो ब्लड इसके थ्रू फ्लो हो रहा है वो हाई प्रेशर में रहता है, अंडर हाई प्रेशर में रहता है। किसके अंदर? आर्टरीज के अंदर। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, आर्टरीज के अंदर हाई प्रेशर में रहता है ब्लड। वीन की बात करेंगे तो वीन क्या है? जो वीन्स होती हैं, वीन्स का फंक्शन क्या है? अब जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स तक ब्लड पहुंच गया है तो वो वापस आता है हार्ट, हार्ट पे वापस आता है ना, हार्ट की तरफ वापस आता है। वो किसके थ्रू आता है? वीन्स के थ्रू। वीन्स क्या होती हैं? थिन होती हैं एज कम्पेयर टू आर्टरी के। अगर वाल की बात करें तो उससे इसकी जो वाल्स होती हैं थिन रहती हैं। अगर ब्लड की बात करें, जो ब्लड फ्लो होता है अंडर लो प्रेशर ब्लड रहता है इसमें, जो कि इसके अंदर फ्लो होता है। वाल्स भी प्रेजेंट रहती हैं। वाल्स का फंक्शन क्या रहता है कि जो ब्लड है वो बैक डायरेक्शन में, बैक फ्लो उसका ना हो सके, इस वजह से इसके अंदर वाल्स भी प्रेजेंट रहती हैं। चलिए बात करते हैं कैपिलरीज की। कैपिलरीज क्या होती हैं? कैपिलरीज ये जो आपकी आर्टरीज है, बीन्स है, इनको कनेक्ट करने का वर्क करती हैं। क्या करती हैं? इन एक दूसरे को कनेक्ट करने का वर्क करती हैं। देखिएगा, समझते हैं, फिगर समझिएगा। यहाँ पर आपको दे रखा है ये, देखिएगा कि यहाँ पर दे रखा आर्टरीज और बीन्स दे रखे हैं, आर्टरीज दे रखे हैं। ये क्या कर रही है? हार्ट से आपका ब्लड ले जाने का काम करें, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। और बीन्स क्या है? डिफरेंट पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट के पास वापस लेके आ रही हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं आर्टरीज और बीन्स दे रखी हैं। आर्टरीज बीन्स को दोनों को कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है? कैपिलरीज। तो ये कैपिलरीज हैं जो कि आर्टरीज और बीन्स को आपस में कनेक्ट करने का वर्क कर रही हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। कभी कभी आपने शायद पहले सुना होगा, आर्टरीज बीन के बारे में सुना होगा, पहले आर्टरीज और बीन्स के बारे में सुना होगा कि क्या है कि आर्टरीज जो रहता है, आर्टरीज आपकी रहती हैं, आर्टरीज क्या करती हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं फ्रॉम हार्ट टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। आर्टरीज के बारे में आपने सुना होगा। वीन्स के बारे में आपने सुना होगा कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्या? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती हैं डिफरेंट पार्ट से टूवर्ड्स द हार्ट की तरफ लेके आती हैं। तो ये बेसिक चीज़ें आपको पता होगा कि ऑक्सीजनेटेड मतलब ऑक्सीजन ज़्यादा रहती है, डीऑक्सीजनेटेड मतलब ऑक्सीजन नहीं रहती, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेजेंट रहता है। तो ये सारी चीज़ें इसके बारे में आप देखिएगा। चलिए अब बात करते हैं हार्ट की। तो देखिएगा हार्ट, अब इसको समझने से पहले देखिएगा क्या है कि मस्कुलर ऑर्गन, ये क्या है? हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है। एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि डबल मेम्ब्रेन से इनक्लोज रहता है। इस मेम्ब्रेन का नाम है पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन। क्या है? पेरिकार्डियम। तो पेरिकार्डियम आपको नाम याद रखना है, जो कि डबल मेम्ब्रेन होती है, इससे इनक्लोज रहता है। अब बात करते हैं, ये जो मेम्ब्रेन है इसके अंदर फ्लूइड रहता है। इस फ्लूइड को बोला जाता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्या बोला जाता है? पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब जो फ्लूइड है वो किस में हेल्प करता है? जैसे कि कहीं आप चोट लग जाती है ना, कहीं आप जैसे किसी ने धक्का दे दिया या किसी ने आपके फ्रेंड वगैरह ने पंच मार दिया आपको, तो क्या है कि इतनी ज़्यादा चोट नहीं लगती आपको। क्यों? वो शॉक और जो जर्क होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करता है कौन? पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्या करता है? पेरिकार्डियल फ्लूइड उससे प्रोटेक्ट करता है। अब बात करते हैं, देखिएगा जो ह्यूमन हार्ट होता है बेसिकली 4 चैम्बर्ड होता है। कितना? 4 चैम्बर्ड रहता है। 4 चैम्बर्ड में 2 इसके जो अपर चैम्बर रहते हैं उनको बोला जाता है ऑरिकल, और जो लोअर रहते हैं उनको बोला जाता है वेंट्रिकल। देखिएगा इन सारी चीज़ों को आप फिगर से समझिएगा, काफ़ी क्लियर होगा। तो देखिएगा ये फिगर, ये आपका एक्सटर्नल व्यू है, ये इंटरनल व्यू है। तो इंटरनल व्यू से आप क्लियर हो जाएंगी सारी चीज़ें। तो देखिएगा क्या है? 4 चैम्बर्ड है। तो जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ अभी, आप सिर्फ उनको ध्यान रखना है, बाकी आप बाद में जो अभी आगे चल के मैं बताऊंगा उनमें आप याद रखिएगा। तो देखिएगा 4 चैम्बर्ड क्या है? कौन कौन से चैम्बर्ड है? 2 चैम्बर्ड होते हैं अपर,
क्या होते हैं, 2 अपर चैम्बर रहते हैं। एक अपर वाले हैं क्या है, राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल। ये क्या है, अपर चैम्बर्ड है, ये थिन वाल, जो वाल रहती है इसकी थिन रहती है। और क्या है कि ब्लड रिसीव करते हैं फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी से ये ब्लड क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। ये क्या है, 2 चैम्बर है, अपर 2 चैम्बर है, इनका नाम है ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल एंड राइट ऑरिकल। ठीक है, अब बात करते हैं 2 चैम्बर लोअर होते हैं, 2 चैम्बर लोअर होते हैं जो कि राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो 2 ऊपर हो गए, 2 नीचे हो गए। अब ये काम क्या करते हैं, ये पंप करते हैं ब्लड को आउट ऑफ द हार्ट से बाहर की तरफ ले जाते हैं। कौन, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये 4 चैम्बर होते हैं, 1 2 3 4। तो 4 चैम्बर हार्ट होता है ह्यूमन का। ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब बात करते हैं, आप देखिएगा इसमें फिगर में देखिएगा ध्यान से, ये आपको यहाँ से वाल दिख रही है, इसको आप देख सकते हैं ध्यान से। तो ये देखिएगा, इसको बोला जाता है मस्कुलर वाल। क्या बोला जाता है, मस्कुलर वाल। ये क्या, इसका जो मेन फंक्शन होता है, क्या होता है कि जो राइट ऑरिकल है, राइट ऑरिकल से लेफ्ट ऑरिकल में ब्लड है उसका फ्लो ना हो, इस वजह से ये क्या करता है, इस चीज को रोकता है, क्या, मस्कुलर वाल। ठीक है, और साथ में राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल की साइड जो ब्लड है वो फ्लो ना हो, ये कौन रोकता है, मस्कुलर वाल रोकता है। ठीक है, ये दोनों साइड को, राइट साइड और लेफ्ट साइड को, दोनों साइड को क्या करता है, सेपरेट करता है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड को सेपरेट करता है और ब्लड फ्लो होने से ये रोकता है। क्लियर है, तो मस्कुलर जो वाल है आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं, देखिएगा और कुछ और पॉइंट देखते हैं। अब यहाँ पे लिखा है ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या लिखा है, ट्राइकस्पिड वाल्व। और ट्राइकस्पिड वाल्व, और नेक्स्ट पॉइंट इसको मैं साफ कर दे रहा हूँ। हाँ ठीक है, अब देखिएगा क्या है, ट्राइकस्पिड वाल्व है और ये बाइकस्पिड वाल्व है, तो इनको भी आपको याद रखना है। ये क्या है कि आप देख रहे हैं यहाँ पे राइट वेंट्रिकल है और राइट ऑरिकल है एंड राइट वेंट्रिकल है। तो जो ब्लड है, ब्लड को एक डायरेक्शन में, इन वन डायरेक्शन में फ्लो करने के लिए ये हेल्प करता है, क्या, ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व एक डोर की तरह वर्क करता है जो कि ओपन हो जाता है ना। तो इन वन डायरेक्शन, जो एक डायरेक्शन में ओपन रहता है, कि एक ही डायरेक्शन में यहाँ पर जो ब्लड है राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में फ्लो होता है, ओनली वन डायरेक्शन में। क्लियर है, एक डोर की तरह वर्क करता है जो कि वन डायरेक्शन में ओपन हुआ होता है। अब बात करते हैं कि बाइकस्पिड वाल्व। तो बाइकस्पिड वाल्व भी क्या है, ये भी डोर की तरह वर्क करता है जो कि लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरह ब्लड को फ्लो करने में हेल्प करता है। क्लियर है, तो ये जो पॉइंट्स हैं आपको सारे याद रखना है। अगर कोई भी पॉइंट अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो अभी इनको आप रिवाइज करिएगा, बार बार पढ़िएगा, आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। अब इसमें देखिएगा कि जो वाल्व है साथ में सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ब्लड फ्लो हो रहा है, ये साथ में ये भी हेल्प करते हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में ब्लड आपका फ्लो ना हो। मीन्स अगर राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अपोजिट इसकी डायरेक्शन क्या हो जाए, रिवर्स हो जाए। ये इसमें भी हेल्प करता है, एक ही डायरेक्शन में ब्लड फ्लो होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं इसके बारे में। और अब बात करते हैं कि सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, किस तरह से ब्लड सर्कुलेट होता है उस चीज़ के बारे में समझते हैं। देखिएगा इसमें सारी चीज़ें दे रखी हैं, अगर आपको ये पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। यहाँ से दे रखा है, ऑरिकल दे रखा है, वेंट्रिकल दे रखा है, ट्राइकस्पिड वाल्व दे रखा है और बाइकस्पिड वाल्व दे रखा है, मस्कुलर वाल्व दे रखा है। इन सारी चीज़ों को आप अगर पढ़ना चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा। अब बात करते हैं, देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट की, क्या है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द बॉडी। तो जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है वो किस तरह से होता है उसको देखिएगा, समझिएगा, इसको फिगर की हेल्प से समझेंगे। अब जो पीछे पॉइंट्स रह गए थे वो सारे पॉइंट आपके इसमें क्लियर हो जाएंगे। तो क्या है कि जो ब्लड है, ब्लड क्या है कि पूरी बॉडी के सारे पार्ट से रिसीव होता है, कहाँ पर, राइट ऑरिकल में। तो राइट ऑरिकल सबसे पहले जो ब्लड आता है कहाँ पर आता है, राइट ऑरिकल में, जो कि क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स क्या है कि इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो मैक्सिमम रहती है, रिच कार्बन डाइऑक्साइड रहती है। वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी की, वहाँ से कहाँ पर आता है, राइट ऑरिकल में आता है। सबसे पहले कहाँ पर आता है, राइट ऑरिकल में आता है। किसके थ्रू, बीना कावा। इसमें 2 तरह की जो आपकी बीना कावा है, 2 होती हैं। एक तो सुपीरियर बीना कावा। सुपीरियर बीना कावा का जो वर्क है वो क्या है कि एंटीरियर पार्ट्स ऑफ द बॉडी की, जो एंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी है वहाँ से सारा ब्लड आता है, कहाँ पर, राइट ऑरिकल में। और इसके बाद इंफीरियर वीना कावा। तो 2 तरह की आपकी वीना कावा है, एक तो सुपीरियर वीना कावा और दूसरी है इंफीरियर वीना कावा।
तो जो सुपीरियर वीना कावा है वो इंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी, जो इंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी है वहां से सारा ब्लड लेके आता है, और इंफीरियर वीना कावा क्या है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी का जो ब्लड है पूरा लेके आता है। कहां पर आता है, अब ये जो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड रहता है, मींस कि क्या है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिच रहती है। वो कहां पर आता है, सबसे पहले राइट ऑरिकल में आता है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि ब्लड सबसे पहले कहां पर आता है, राइट ऑरिकल में आता है या फिर लेफ्ट ऑरिकल में, तो आप इस चीज का याद रखिएगा। और ये भी पूछा जाता है कि राइट ऑरिकल में सबसे पहले ब्लड आता है। अब एक चीज और भी याद रखिएगा कि पूछा जाता है कि राइट साइड और लेफ्ट साइड, किस साइड जो ब्लड है हमारा इम्प्योर रहता है या फिर प्योर रहता है। तो यहाँ पर राइट है ना, तो राइट साइड आपका क्या रहता है, इम्प्योर ब्लड रहता है। क्यों, क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। क्लियर है, तो सबसे पहले कहां पर आया, अब इसका फ्लो समझिएगा, जो सर्कुलेशन है ब्लड का उसको समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले कहां पर आया, राइट ऑरिकल में, विद द हेल्प ऑफ सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा। तो यहां पर आया, अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इसके बाद यहां पर आपने देखा था ट्राइकस्पिड वाल्व थी, तो वो क्या है, ब्लड आपका फ्लो होगा इन वन डायरेक्शन, कहां पर, राइट वेंट्रिकल में। तो राइट वेंट्रिकल में फ्लो हुआ, इसके बाद ये फ्लो होता चला जाएगा, कहां पर जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स पे पहुंच जाएगा। कहां पर, पल्मोनरी का मतलब क्या होता है, लंग्स। तो लंग्स पे पहुंच जाएगा किसके थ्रू, आर्टरी के थ्रू। अब देखिएगा पीछे मैंने आपको बताया था कि आर्टरी क्या करती है, आर्टरी से आपका प्योर ब्लड जाता है, लेकिन ये क्या है, एक एक्सेप्शनल केस है, एक एक्सेप्शनल आर्टरी है जो कि पल्मोनरी आर्टरी, जिसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। इससे डीऑक्सीजनेटेड इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है। ठीक है, तो इम्प्योर ब्लड फ्लो होकर कहां पर गया, लंग्स पे गया। अब लंग्स पे क्या होता है कि जो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिच है वो क्या होती है, एक्सचेंज होती है विद द ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन आप क्या करेगा, जो ब्लड है ऑक्सीजन इसमें रिच हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर देगा, लंग्स एक्सचेंज कर देगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन जाना आ गई। अब इसके बाद जो ब्लड है फिर क्या जाएगा, फिर यहां से फ्लो होते हुए, सर्कुलेट होते हुए पल्मोनरी बीन पे जाता है। तो पल्मोनरी बीन के थ्रू कहां पर पहुंचता है, लेफ्ट ऑरिकल में। अब बात करते हैं पल्मोनरी बीन की। तो पल्मोनरी बीन, जो पल्मोनरी वीन है वो क्या है, मैंने पीछे भी बताया था, ये भी बताया था आपको, जो वीन होती हैं वो क्या करती हैं, आपका इम्प्योर ब्लड लेके जाती हैं, मींस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं। अब इसमें भी एक एक्सेप्शनल केस है, क्या है, ये पल्मोनरी वीन है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। अब इसके बाद फिर कहां पहुंचेगा, आपका ब्लड पहुंचेगा लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल में पहुंचा, तो लेफ्ट ऑरिकल में पहुंचने के बाद अब क्या होगा, ये यहां पर क्या है, बाइकस्पिड वाल्व लगी है जो कि ब्लड को वन डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो कहां पर पहुंचेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। कहां पहुंचेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो इस तरह से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। फिर अगेन लेफ्ट वेंट्रिकल से ओर्टा क्या होता है, एक बोल सकते हैं मेन आर्टरी होती है जो कि ब्लड को ले जाती है डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो ओर्टा अब ब्लड पहुंचेगा लेफ्ट वेंट्रिकल से ओर्टा में। अब ओर्टा भी फर्दर ये डिवाइड रहती है किसमें, आर्टरीज में डिवाइड रहती है। अब जो आर्टरीज है, आर्टरीज क्या करेगी, ब्लड को सप्लाई करेगी टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द या ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। क्लियर है। अब इसके बाद देखिएगा जो आर्टरीज है, आर्टरीज क्या ब्लड को लेके जा रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है टू द ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, सभी पार्ट ऑफ द बॉडी तक लेके जा रही है आर्टरीज। अब आपने देखा होगा कैपिलरीज का नाम सुना है। तो कैपिलरीज क्या करती हैं, ईच सेल, एक सेल जो बॉडी की सारी सेल्स हैं, प्रत्येक सेल तक, ईच सेल तक पूरे ब्लड को लेके जाती हैं, वहां पर ऑक्सीजन देती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करती हैं। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज की, फिर ब्लड क्या हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। फिर ये सर्कुलेशन इस तरह से होता रहेगा। तो कंटिन्यूसली यही जो सर्कुलेशन है ये होता रहता है, प्रोसेस होती रहती है, यही है ब्लड सर्कुलेशन। क्लियर है। तो अगर ये चीज़ें आपको अगर याद नहीं है, अगर नहीं समझ में आई हैं, तो एक दो बार और आप देखिएगा, चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अगर आपको ये स्टडी करना है, सारी चीज़ें पढ़ना है, तो देख सकते हैं आप, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, तो और भी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अब देखिएगा, बात करते हैं हार्ट बीट एंड पल्स। ठीक है, तो अब देखिएगा, चलिए एक बार और मैं इसको रिवाइज कर देता हूं, अगर किसी को नहीं क्लियर हुआ होगा तो हो जाएगा। तो क्या है कि अब देखिए, एक बार मैं ओवरव्यू जल्दी से स्पीड में दे देता हूं कि क्या है, डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी से ब्लड आया, कहां पर आएगा, राइट ऑरिकल में पहले, किसके थ्रू, वीना कावा, सुपीरियर वीना कावा एंड इंफीरियर वीना कावा। फिर इसके बाद ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू कहां जाता है, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से कहां जाता है, लंग्स में, थ्रू पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू।
इसके बाद कहाँ जाता है, इसके बाद लंग्स में एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। फिर इसके बाद कहाँ पे जाता है, पल्मोनरी बीन्स के थ्रू लेफ्ट ऑरिकल में जाता है, लेफ्ट ऑरिकल से कहाँ पे जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है थ्रू बाइकस्पिड वाल्व के। इसके बाद बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू यहाँ पर पहुंचा लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर ऑर्टा के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट आर्टरीज पे जाता है और आर्टरीज से ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक ब्लड पहुंच जाता है और इस सेल तक पहुंचता है किसके थ्रू, किसके थ्रू पहुंचता है, कैपिलरीज के थ्रू। अब कैपिलरीज के थ्रू सारी सेल्स तक पहुंच जाता है, फिर सेल्स तक पहुंचा, इसके बाद जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन या फिर जो न्यूट्रिएंट्स हैं सेल्स को मिलते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वेस्टेज जो वेस्ट होते हैं उनको कलेक्ट करता है, फिर अगेन ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है फिर कहाँ पहुंचता है, फिर से ये जो प्रोसेस है कंटिन्यूसली होती रहती है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट पॉइंट की, हार्ट बीट एंड पल्स। तो क्या होता है, जो सारे हार्ट है, अगर हार्ट की बात करेंगे तो जो हार्ट मसल्स हैं, सारी जो मसल्स हैं सेम टाइम में कॉन्ट्रैक्शन या फिर रिलैक्सेशन नहीं होता है, सेम टाइम में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है। अगर बात करते हैं कि जो चैम्बर है, 4 चैम्बर हैं, 2 चैम्बर होते हैं, जो इनिशियल 2 चैम्बर होते हैं, फर्स्टली पहले कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ब्लड को क्या करते हैं, वेंट्रिकल में लेके जाते हैं, एक बार कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर जो अदर जो पार्ट है, रिमेनिंग 2 पार्ट है, फिर उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो ये जो प्रोसेस है कि पहले 2 जो चैम्बर है, 2 ऑरिकल है, वो कॉन्ट्रैक्शन होता है, उनका कॉन्ट्रैक्शन होता है, फिर उसके बाद सेकंड वाले हैं उनका कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन है ये इस तरह से चलता रहता है, पहले वो होते हैं 2 पार्ट, फिर इसके बाद जो रिमेनिंग 2 पार्ट्स हैं वो वाले कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है उसकी वजह से क्या है कि हार्ट में एक साउंड आती है, साउंड प्रोड्यूस होती है जिसका नाम है लब एंड डब। क्या है, लब और डब, लब डब साउंड प्रोड्यूस होती है। तो ये जो साउंड है इसको आप सुन सकते हैं, जैसे डॉक्टर वगैरह सुनते हैं, जिसको बोला जाता है हार्ट बीट, इसी को ही हार्ट बीट बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, हार्ट बीट बोला जाता है। अब ये जो साउंड है किससे सुनी जाती है, ये स्टेथोस्कोप से। आपने देखा होगा डॉक्टर ने लगाते हैं, जब सीने में लगाते हैं, ये स्टेथोस्कोप देखा है, तो इसको लगाते हैं और वो जो साउंड है उसको प्रॉपर तरीके से सुन सकते हैं। अब देखिएगा, बात करते हैं कि अब मेन जो चीज़ है, अब बात करते हैं पल्स की। हार्ट बीट समझ में आ गई, हार्ट बीट क्या है, एक साउंड है, लब डब साउंड है, जो कि 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल के पर्टिकुलर एक के बाद एक का जो कॉन्ट्रैक्शन है उसकी वजह से ये प्रोड्यूस होती है। अब बात करते हैं पल्स की। तो पल्स क्या होती है, जैसे ही जो लेफ्ट वेंट्रिकल है कॉन्ट्रैक्ट होता है, ब्लड मूव करता है आर्टरीज में, तो आर्टरीज में मूव करता है हाई प्रेशर, एक हाई प्रेशर के थ्रू मूव करता है। हाई प्रेशर होता है, इस वजह से जो आर्टरीज होती हैं स्ट्रेच हो जाती हैं बाय द प्रेशर, इस प्रेशर की वजह से स्ट्रेच हो जाती हैं। जब वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा तो प्रेशर हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो उस वजह से क्या हो जाएंगे, आर्टरीज में रिलैक्सन होगा। तो ये जो स्ट्रेचिंग है और रिलैक्सिंग है, इसकी वजह से क्या होता है, एक थ्रोबिंग साउंड जो आप बोल सकते हैं, एक साउंड आती है जिसका नाम है पल्स। क्या है, ये पल्स होती है, आप इसको क्लियरली सुन सकते हैं। जैसे कि अगर आप हाथ अपना अगर रख के देखेंगे अपने हैंड पर, तो इसको आप क्लियरली सुन सकते हैं। ये किसके साथ होता है, हार्ट बीट के साथ ये होता रहता है, ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ द आर्टरीज एंड आर्टरीज की वजह से जो आर्टरीज का रिलैक्सेशन हो रहा है, स्ट्रेचिंग हो रहा है, उसकी वजह से ये साउंड प्रोड्यूस होती है, पल्सिंग। क्लियर है। अब देखिएगा एक एक्टिविटी दे रखी इसमें, एक्टिविटी से और आपकी चीज़ें क्लियर होंगी। तो क्या है कि स्टेथोस्कोप अगर आपके पास तो होगा नहीं, कहीं आप जाइएगा बगल में कहीं पे डॉक्टर वगैरह रहते हो या आपके फैमिली डॉक्टर हो, तो उसको चेस्ट में लगा के देखिएगा और अपनी जो हार्ट बीट है पर मिनट के हिसाब से आप काउंट करिएगा कितनी हार्ट बीट आ रही है। ये आपके लिए टास्क है, आप फिर मुझको जो भी आपका होता है वो आप रिप्लाई करिएगा, मुझे कमेंट करिएगा। तो क्या है कि पहले आप काउंट करिएगा नॉर्मल जब आप बैठे हैं, फिर इसके बाद 5 मिनट तक आप कहीं रन करके आइए, है ना, दौड़ करके आइए, दौड़ लगाइए बहुत तेज से, फिर वापस आइएगा, फिर आप स्टेथोस्कोप से फिर अपनी हार्ट बीट चेक करिएगा। अब फिर लिखिएगा कितनी हार्ट बीट आपकी आई है, दोनों का डिफरेंस आप देखिएगा कितना डिफरेंस आया। सेम अगर आप पल्स चेक करनी है तो पल्स कैसे चेक करेंगे, ये अपने फ्रेंड्स का की जो हैंड है उस पर अपनी फिंगर्स रख के देखिएगा, है ना, फिंगर इस तरह से चारों फिंगर हों वहाँ पर रखी हों आपकी, और वहाँ पर आप देखिएगा पल्स किस तरह से किस रेट से आपकी पल्स रेट हो रहा है। इसके बाद फिर आप क्या करिए, जो फ्रेंड है उसको थोड़ा सा बोलिए कि ये कहीं दौड़ लगा के आ, 2-4-5 मिनट तक जो दौड़ लगा के आएगा, फिर इसके बाद रनिंग करने के बाद फिर आप काउंट करिएगा कितना क्या डिफरेंस आ रहा है, उसको आप कमेंट करिएगा किस तरह से, फिर मैं आपको बताऊंगा। और अगर आप रीज़न दे सकते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी कि क्यों, क्या रीज़न है कि जो हार्ट बीट है या फिर पल्स रेट है उनमें डिफरेंस आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आपको कमेंट करना है, बताना कि किस तरह से ये आता है। चलिए अब बात करते हैं ब्लड प्रेशर की।
देखिएगा ये क्या है आपका, ये लास्ट टॉपिक है ना, ये लास्ट पॉइंट है, ब्लड प्रेशर। तो इसमें देखिएगा क्या है कि जब जो ब्लड है ये कैपिलरीज के थ्रू कैपिलरीज में जाता है, तो क्या है कि हार्ट क्या कर देता है, एक हाई प्रेशर डेवलप कर देता है इन द ब्लड। एक हाई प्रेशर डेवलप करता है जब ये किसके थ्रू फ्लो होता है, कैपिलरीज के थ्रू फ्लो होता है, हाई प्रेशर डेवलप कर देता है। अब क्या होता है, ये प्रेशर ऐसा तो है नहीं कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है, ये बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में ये वेरी करता रहता है। सबसे पहले हम बात करते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर की। तो सिस्टोलिक प्रेशर क्या है कि ये एवरेज प्रेशर है जो कि वेंट्रिकल में प्रोड्यूस होता है जब जब क्या है इनका कॉन्ट्रैक्शन होता है। क्या होता है, जब ये कांटेक्ट होती हैं, कांटेक्ट होने के बाद ब्लड क्या होता है, पंप होता है इन द पोर्टा या फिर पल्मोनरी आर्टरी। तो उस प्रेशर को बोला जाता है सिस्टोलिक प्रेशर। क्या है, इस प्रेशर पे, ये एवरेज प्रेशर है जिसमें कि जो वेंट्रिकल होता है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होते ही जो ब्लड है कहाँ फ्लो करता है, ऑर्टा में फ्लो करता है एंड पल्मोनरी आर्टरी में फ्लो करता है। इस प्रेशर को बोला जाता है सिस्टोलिक प्रेशर, एवरेज प्रेशर है। अगर इसको मेजर करना है तो ये इक्वल होता है किसके, अगर कॉलम की बात करेंगे, कॉलम से अगर प्रेशर एग्जर्ट, जो कॉलम में प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है इक्वल टू, उसके इक्वल रहता है 120 mm ऑफ मरकरी। तो ये 120 mm ऑफ मरकरी अभी दे रखा, आप फिजिक्स में मैनोमीटर पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी, मैनोमीटर से किस तरह से प्रेशर मेजर करते हैं, है ना। 120 mm ऑफ Hg तो किसके इक्वल होगा, इट इज इक्वल टू द प्रेशर एग्जर्ट बाय द कॉलम ऑफ 120 mm ऑफ Hg। Hg मीन्स मरकरी। अब बात करते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। तो डायस्टोलिक प्रेशर क्या है, ये एवरेज प्रेशर है प्रोड्यूस व्हेन द वेंट्रिकल आर फिलिंग विद द ब्लड फ्रॉम द ऑरिकल्स। तो क्या है, जो वेंट्रिकल्स हैं वो क्या होते हैं, फिल होते हैं विद द ऑरिकल, ऑरिकल से जो फिल होते हैं जिस एवरेज प्रेशर पर, जो एक एवरेज प्रेशर प्रोड्यूस होता है जब वेंट्रिकल क्या होते हैं, फिल होते हैं विद द ऑरिकल से, उस प्रेशर को बोला जाता है डायस्टोलिक प्रेशर। तो ये दोनों प्रेशर्स हैं, आपको याद रखना है, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। अब ये क्या है, इट इज अबाउट द 80 mm ऑफ Hg। ये क्या है, 80 mm ऑफ Hg रहता है। अगर आप जो कॉलम है, कॉलम में अगर आप देखेंगे इसको, प्रेशर एग्जर्ट बाई कॉलम, तो कितना होगा 80 mm ऑफ Hg, 80 mm ऑफ मरकरी। अगर टोटल वैल्यू बात करेंगे, वैल्यू ऑफ द ब्लड प्रेशर इन द अडल्ट, अगर एडल्ट की बात करेंगे तो कितना होता है 120 बाई 80 mm ऑफ Hg। किस में रहता है, mm ऑफ Sg में रहता है, mm ऑफ मरकरी में रहता है, इसको आप याद रखिएगा। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, एज के हिसाब से भी होता है, कुछ फीमेल मेल्स में भी, बच्चों में, वो सब अलग अलग रहता है, इंडिविजुअली सबका डिफरेंट डिफरेंट रहता है। अगर इसको अगर मेजर करना है तो ये इंस्ट्रूमेंट रहता है, इंस्ट्रूमेंट से स्फिग्मो मैनोमीटर, तो स्फिग्मो मैनोमीटर से आप इसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या है स्फिग्मो मैनोमीटर, जैसा मैंने बताया था मैनोमीटर आ गया, मैनोमीटर। तो स्फिग्मो मैनोमीटर से इसको क्या करते हैं, मेजर करते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट होता है इसको मेजर कर सकते हैं आप सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर को। तो दिस इज द होल एनालिसिस ऑफ दिस टॉपिक। अगर आपको कोई भी डाउट है, किसी भी तरह का डाउट है, आप पूछिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। साथ में कोई भी और प्रॉब्लम हो, किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको अगर वीडियो चाहिए हो तो आप बोल सकते हैं और बता सकते हैं जो भी आपकी प्रॉब्लम हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।